So hi everyone, this is Shahrukh Savvi and welcome to the channel Simplifying Exams. So बच्चों बेसिकली आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सिविक्स के लास्ट लेसन के बारे में, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए आप क्लास 9 से 10 तक डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारी चीजों को आप समझ चुके हैं। सो बेसिकली आपको ये लेसन में क्या चीजों को समझना पड़ेगा, देखिए बड़ा सिंपल सा है कि जिन कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी को अपनाया जाता है तो उसके जो आउटकम्स है वो लोगों के लिए किस टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। क्या डेमोक्रेसी ठीक भी रहती है, नहीं रहती है, क्योंकि इसके बारे में जो पॉजिटिव चीजें वो ज्यादा बताई जाती है, लेकिन आपको इस लेसन में सभी चीजें अच्छे तरीके से जानने को मिलेगी। सो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ आज की इस क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए एक कॉमन तरीके से बच्चों ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश के अंदर ही डेमोक्रेसी है। आप काफी अच्छे से जानते हो कि वर्ल्ड के अंदर ऐसी बहुत सी कंट्री है जहां पर आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, लेकिन उनके जो तौर तरीके हैं वो थोड़े अलग अलग टाइप्स के हैं। ऐसा नहीं है कि जहां पर भी डेमोक्रेसी वो बिल्कुल कॉमन है, नहीं, उनके तौर तरीके आपको काफी ज्यादा डिफरेंसेस उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक अगर हम इंडिया जैसी कंट्री की बात करें तो हमारे यहाँ पे देखिए जो डेमोक्रेसी है वहां पे इलेक्शन सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया है, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होगी वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगी और साथ ही जब वो जीत जाएगी तो वो गवर्नमेंट को रन करने का काम करेगी। इससे क्या होगा कि वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट में आएगी, उसको रन करेगी और लोगों की जो भी डिमांड्स है या जो भी उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी है उसके ऊपर काम करेगी। यानी कि गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी होगी ना वो अपने लोगों के लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करेगी। ठीक है, सो अगर हम देखा जाए तो हमारा पहला टॉपिक है, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट। क्या हमारे लिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एफिशिएंट है या नहीं। अब इसे समझने के लिए आपको कंपेयर करने पड़ेगा उन कंट्रीज के साथ जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो देखिए क्या बात की गई है, जब बात आती है नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स की तो इसमें होता क्या है कि इसमें यह है कि डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबली और वरी अबाउट मेजॉरिटी एंड पब्लिक ओपिनियन। तो जहां पर भी जैसे चाइना जैसी कंट्री का नाम ले सकते हैं कि जहां पर आपको वन पार्टी डोमिनेंस सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, कि जहां पे किसी भी टाइप का ऑपोजिशन है ही नहीं। तो इससे होगा क्या कि आपको किसी भी टाइप का डिबेट एंड डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो मेजॉरिटी एंड पब्लिक ओपिनियन है वो भी ज्यादा मैटर नहीं करते, क्योंकि सिंगल गवर्नमेंट है और एक तरीके से डिक्टेटरशिप के ऊपर वो वर्क कर रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं है कि वो लोगों के सवालों के आंसर दे सके, है ना। लेकिन जब बच्चों बात आती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री की, तो यहां पर क्या होता है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। तो जब भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट होती है जब वो डिसीजन लेती है तो उसका जो प्रोसीजर होता है ना वो काफी एक तरीके से आप कह सकते हो लॉन्ग लास्टिंग होता है ना, क्योंकि इट हैज फॉलो प्रोसीजर, इट डिसीजन में बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। यानी कि आप देखते हो कि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी है तो इसीलिए हर एक चीज को काफी सोच समझ कर ही कोई भी जो लॉ होते हैं वो बनाए जाते हैं। आप देखते हो कि जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो वहां पे लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग टाइप के जो कानून होते हैं वो बनते हैं। अब ऐसा नहीं कि कानून आराम से बन जाते हैं, कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो कि बड़े सिंपल वे में बन जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आप ये भी देखते हो कि कुछ तो कानून ऐसे होते हैं जो बनते ही नहीं है, बार बार उन्हें किल कर दिया जाता है, यानी कि वो उनका प्रोसीजर आगे बढ़ ही नहीं पाता। क्योंकि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशन होती है, पब्लिक ओपिनियन काफी ज्यादा मैटर करते हैं। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई भी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस करना पड़ता है वो होता है उसकी ऑपोजिशन पार्टी का, जो टाइम टाइम पे उसे क्रिटिसाइज करती है ना। तो इसी वजह से एक हेल्थी डेमोक्रेसी, एक हेल्थी कंपटीशन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया कि कहा जा सकता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना वो एफिशिएंट तो है, इनफ है हमारे लिए, है ना। इसके अलावा देखिए अकाउंटेबल, यानी कि एक तरीके से जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अपने लोगों के लिए। अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकिंग थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट, दिस इज नोन एज अ ट्रांसपेरेंसी। यानी कि जो हम लोग हैं ना, अगर एक तरीके से जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं तो हमें ये फुल राइट्स दिया गया है कि हम उस डिसीजन को अच्छे तरीके से परख सके।
देखिए कभी भी कोई भी लॉ बनता है ना तो उसके फुल जितनी भी डिटेल होती है वो एक तरीके से पब्लिक कर दी जाती है ताकि आम जनता भी ना उसके बारे में अच्छे तरीके से समझ सके। ये डेमोक्रेसी की एक बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। तो एक आप कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट होती है ना उसकी अकाउंटेबिलिटी काफी हाई होती है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। चलो ये अच्छी बात है। इसके अलावा अगर देखा जाए उसी तरह बात करेंगे बच्चों हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी कि एक तरीके से लीगल तरीके से आप कह सकते हो कि देखिए हमारे देश के अंदर ना इलेक्शन होता है और इलेक्शन में वेरियस पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, कंटेस्ट करती है और जो भी लोग जिस पार्टी को पसंद करते हैं उसे जितवा भी देते हैं। तो एक तरीके से लीगल तरीके से वो जो पॉलिटिकल पार्टी है ना वो गवर्नमेंट को रन करने का काम करती है। तो इसलिए कहा जाता है कि यहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट को रन कर सकती है अगर लोग उसे जितवाना चाहे तो। ठीक है, इसके अलावा यहां पे जो लॉज है कोई मन मर्जी से नहीं बनते क्योंकि इनका जो प्रोसीजर होता है ना वो प्रॉपर फॉलो किया जाता है। काफी ज्यादा डिबेट एंड डिस्कशन होती है और इसके अलावा यहां पे जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं, लोकसभा राज्यसभा के अंदर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीजों के ऊपर अपनी बात रखते हैं। एग्री और अगेंस्ट ये बहुत सारी चीजें होती रहती है। इसलिए डेमोक्रेसी की ये सबसे अच्छी बात कही जाती है कि कोई मन मर्जी से किसी भी टाइप का जो लॉ है वो नहीं बना सकता क्योंकि यहां पे सभी की एक तरीके से सहमति होना यानी लोगों का एग्री होना काफी ज्यादा मैटर करता है। इसके अलावा अगर कोई कानून ऐसा बना भी दिया जाता है यानी कि इफ पीपल फील द गवर्नमेंट हैज डन समथिंग व्हिच अगेंस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो इसमें क्या होता है कि पीपल कैन चैलेंज इट इन दी जुडिशरी। तो आप देखते हो आए दिन पीआईएल डलते रहती है, लोग गवर्नमेंट के जो डिसीजन है उसको चैलेंज भी करते हैं। ये सारी चीजें वो क्यों कर पा रहे हैं? क्या वो ऐसा कर सकते हैं उस गवर्नमेंट के खिलाफ जो कि आप कह सकते हो डिक्टेटरशिप वाली है, यानी कि वहां पे वन पार्टी सिस्टम है, वहां पे तो लोगों को कोई राइट्स नहीं है ऐसा। लेकिन जब बात डेमोक्रेटिक कंट्री की आती है ना जहां पे डेमोक्रेसी को प्रॉपर फॉलो किया जाता है वहां पे लोगों के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है और बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जिनकी वजह से वो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन आस्क कर सकती है और ट्रांसपेरेंसी के लिए उनसे सवाल भी पूछ सकती है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो हमारे लिए एफिशिएंट होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो वो है हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम, यानी कि हम डेमोक्रेसी के जो आउटकम है उन्हें किस तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है। सबसे एक अच्छी बात की जाती है कि डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है ना वो गवर्नमेंट को काफी अच्छे तरीके से रन करने में काफी हेल्प करती है। इसके कुछ रीजंस हैं जैसे कि इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर ना लोगों के बीच में जो इक्वालिटी है वो काफी ज्यादा मैटर करती है। इसलिए उसको आगे बढ़ाने का काम डेमोक्रेसी के अंदर ज्यादा किया जाता है ताकि लोगों के साथ उनके कलर को लेकर, उनकी ब्रीड को लेकर, उनके जेंडर को लेकर, उनकी कास्ट को लेकर, उनके रिलीजन को लेकर किसी भी टाइप का उनके साथ अनफेयर ना किया जाए, यानी कि उन्हें ऐसा फील ना हो कि उनके साथ इनइक्वालिटी देखी जा रही है, उनके साथ हो रही है ना। इसके अलावा इट इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर एक लोगों की गरिमा का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है और साथ ही इट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग के अंदर कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। ये सारी चीजें बच्चों आपको एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिसोल्व द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जितने भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं तो इन्हें रिजोल्व करने का काम भी हमें डेमोक्रेटिक कंट्री में खास तौर पे देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि इट अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक, यानी कि जो भी गलतियां होती हैं उसे सुधारने का भी मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने गलती कर दी है तो अब आपका फुल एंड फाइनल हो गया, नहीं, हर किसी को यहाँ पे एक फ्रीडम दी जाती है ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। तो ये सारी चीजें हैं, इन तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं डेमोक्रेसी के आउटकम्स को। ठीक है, अगर बच्चों वही बात करें कि डेमोक्रेसी के मेन ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, तो देखिए बच्चों सबसे पहला है कि टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। देखिए जब बात आती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर तो खास तौर पे सोशली और पॉलिटिकली सबके बीच में ज्यादातर हमें इक्वालिटी देखने को मिलती है। लेकिन जब बात आती है इकोनॉमिक की तो इसमें हमें सबसे ज्यादा इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है, क्योंकि ये सबका अपना अपना राइट्स है कि कौन कितना पैसा कमा रहा है, ये उसकी इंडिविजुअल चॉइस है। आप देखोगे कि इंडिया के अंदर भी सबको फुल राइट्स दिया गया है कि आप कितना भी अच्छे से अर्निंग करो, कोई रोक टोक है ही नहीं।
बस ये है कि आपको टाइम पर लीगल तरीके से टैक्स भरना पड़ेगा, है ना। कमाने के ऊपर किसी के ऊपर भी रोक टोक नहीं है, बस ये है कि जो आपने अमाउंट कमाया है अगर वो टैक्स वाले कंडीशन में आ रहा है तो आपको टैक्स उसका पे करना पड़ेगा, यानी जिसे हम व्हाइट मनी के तौर पे जानते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इक्वल तरीके से है नहीं। इंडिया में छोड़ो पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं है, तभी तो ये हायर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास जैसे ये जो वर्ड्स है ये क्रिएट होते हैं, है ना। तो एक तरीके से डेमोक्रेसी का ये एक ऑब्जेक्टिव है कि वो किसी भी तरीके से ये जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है ना उसको कम कर सके। इसके अलावा टू इंश्योर पॉलिटिकल इक्वालिटी, लोगों के बीच में पॉलिटिकल इक्वालिटी बनी रहे, और साथ ही टू एलिमिनेट सोशल इनइक्वालिटी, ताकि भैया लोगों को उनके साथ, आप देखते हो कि भैया उनकी लोअर कास्ट होने की वजह से या उनके रिलीजन होने से या उनका माइनॉरिटी होने से उनके साथ इनइक्वालिटी उन्हें फेस करने पड़ते, तो ये चीजें ना हो। और साथ ही टू इंश्योर सोशल जस्टिस, हर किसी को सोशल जस्टिस मिल सके, और साथ ही टू प्रोवाइड इक्वल राइट्स एंड लिबर्टी टू ऑल द सिटीजन, बिना किसी उनके कास्ट एंड रिलीजन को ध्यान में रखते हुए, है ना। तो ये सारे एक मेन ऑब्जेक्टिव माने जाते हैं एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की। सो होप्स हो कि बच्चों आपको ये सभी चीजें काफी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर आप साउथ एशिया की बात करो, साउथ एशिया के अंदर इंडिया के अलावा उसकी नेबर कंट्री भी आती है, जहां पर श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सभी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इस साउथ एशिया के अंदर डेमोक्रेसी देखोगे ना तो ऑलमोस्ट सभी कंट्री के अंदर आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी एक्सेप्ट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का अगर आप देखोगे वहां पे जो डेमोक्रेसी का जो जर्नी रही है ना वो काफी अप एंड डाउन रही है, क्योंकि वहां पे कभी कभी मिलिट्री रूल भी आया है और कभी कभी डेमोक्रेसी भी रही है। तो ये मैप देखिएगा, ये डेटा देखिएगा, यहां पे बताया गया कि डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान, क्योंकि यहां पे डेटा में सबसे कम पाकिस्तानी देखने को मिलेगा, जबकि बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका यहां पर आप देखोगे नंबर में तो आपको ठीक ठाक ही देखने को मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल सबसे डाउन जा रहे, 37 जा रहे। और समटाइम डिक्टेटरशिप इज बेटर, ये कितनी कंट्री मानती है साउथ एशिया के अंदर, तो परसेंट के हिसाब से देखोगे तो सब यहां पे सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ज्यादा बात की जाती है 14, ठीक है, बाकी सब में काफी कम देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हो कि साउथ एशिया जितने भी इंडिया की नेबर कंट्री है यहां पर भी डेमोक्रेसी जो है वो काफी ठीक माने जाते हैं, और हर एक कंट्री डेमोक्रेसी को अपनाती है। और साथ ही बच्चों इसके अलावा अगर आप सपोर्ट देखोगे कंट्रीज वाइज, तो यहां पर साउथ एशिया की कंट्री है जहां पे स्ट्रांगली एग्री, और एग्री का परसेंटेज अगर आप देखोगे तो यहां पे पाकिस्तान का ही सबसे कम है, बाकी सारे के सारे 90 से क्रॉस जा रहे हैं। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 95 है, और श्रीलंका, जी हाँ बच्चों, 1948 के अंदर श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी। बहुत सारे सिविल वॉर वहां पे हमें बेशक क्यों ना देखने को मिले, लेकिन डेमोक्रेसी है ना वहां पे हमेशा से ही एग्जिस्ट करती आई है, तो ये अच्छी चीज है। तो आप यहाँ पे डेटा भी देख सकते हो। तो इसलिए बच्चों अगर हम देखें इस चैप्टर को ध्यान में रखते हुए कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो एक तरीके से लोगों के फेवर में ही रहे। इसी वजह से बहुत सारी कंट्री डेमोक्रेसी को अपनाने में हमेशा से आगे रहती है, और वो इस चीज को काफी ठीक भी मानती है। एंड आई होप कि बच्चों आपको ये वाला जो पार्ट है वो काफी अच्छे तरीके से समझ भी आ चुका होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम बात करेंगे इसकी अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी हम मिलेंगे आपको इस लेसन के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।